हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे क्रिया और काल के बारे में। गोपाल पढ़ रहा है, सीता ने गीत गाया, सूरज पूरब में उगता है। इन वाक्यों में पढ़ रहा है, गाया और उगता है कार्य के होने की सूचना देते हैं। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, खाना, पीना आदि अनेक क्रियाएं हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। एक धातु के व्यवहार से अनेक रूप बन जाते हैं। जैसे धातु है लिख, इससे लिखना, लिखता, लिखो, लिखा, लिखे, लिखेगा, लिखूंगा जैसे अनेक रूप बनते हैं। धातुओं के साथ ना जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। जैसे पढ़ना, उठना, खाना, पीना, पाना, खेलना आदि। अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में बात करेंगे। सकर्मक क्रिया, राम फल खाता है, सीता गीत गाती है, गोपाल दूध पीता है। इन वाक्यों में फल, गीत और दूध कर्म है और उनसे संबंधित क्रियाएं सकर्मक है। जिस क्रिया के साथ कर्म का होना आवश्यक होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। पढ़ना, लिखना, देखना, सुनना, खाना, पीना, गाना, बजाना आदि सकर्मक क्रिया हैं। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया के उदाहरण है लड़का हंसता है, यह दौड़ता है, सीता सोई है। इन वाक्यों में हंसना, दौड़ना और सोना क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है। जब क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उठना, बैठना, आना, जाना, चलना, दौड़ना, रोना, जागना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। संज्ञा और सर्वनाम के भांति क्रिया के मूल रूप में परिवर्तन होता चलता है। कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष और काल के कारण क्रिया के रूप में तदनुरूप परिवर्तन होता है। जैसे लिंग के कारण परिवर्तन, राम खेलता है पुल्लिंग, सीता खेलती है स्त्रीलिंग। वचन के कारण परिवर्तन, लड़की खेलती है एकवचन, लड़कियां खेलती है बहुवचन। पुरुष के कारण परिवर्तन, मैं खेलता हूँ, हम खेलते हैं उत्तम पुरुष, तू खेलता है, तुम खेलते हो मध्यम पुरुष, वह खेलता है, वे खेलते हैं अन्य पुरुष। अब हम क्रिया के काल के बारे में जानेंगे। क्रिया में काल प्रमुख है, इससे क्रिया के करने का समय का बोध होता है। जैसे राम खाता है, राम खाएगा, राम ने खाया। इन वाक्यों में कर्ता राम के द्वारा खाने की क्रिया विभिन्न समयों में होने की सूचना मिलती है। इसके कारण ही क्रिया के रूप में भिन्नता आई है। क्रिया के इस रूपांतरण को काल कहते हैं। इससे क्रिया के व्यापार, उसकी पूर्णता, अपूर्णता, भविष्य में होने आदि का बोध होता है। इस प्रकार काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब हम वर्तमान काल की बात करते हैं। वर्तमान काल के चार भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में धातु के आगे ता है, ती है, ते है लगता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ती है। अपूर्ण वर्तमान काल में कार्य की असमाप्ति दिखती है, इसलिए धातु के आगे रहा है, रही है, रहे हैं ये प्रत्यय लगते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वे पढ़ रहे हैं। संभाव्य वर्तमान काल में होने की संभावना होती है, इसलिए उसमें धातु के आगे
ता हो, ते हो ये लगता है। मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो। संदिग्ध वर्तमान काल में कार्य में संदेह होता है, उसमें धातु के आगे ता होगा, ती होगा। जैसे वह पढ़ता होगा, वे पढ़ते होंगे। अब हम भूतकाल के बारे में बात करेंगे। मैंने पत्र लिखा, राम कटक गया, वह फल खा रहा था। इन वाक्यों में बीते हुए समय में क्रिया का होना सूचित होता है। क्रिया के इस रूप को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की सामान्यता का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने खाया। दूसरा है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार की आसन्न समाप्ति की सूचना मिलते हैं उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। सकर्मक क्रिया के सामान्य भूतों के रूप के वचन में है और है लगा जोड़कर आसन्न भूतकाल के रूप बनाए जाते हैं। जैसे राम ने खाया है। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, जिससे क्रिया व्यापार के पूर्ण रूप से समाप्त होने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के सामान्य भूतकाल के रूपों में लिंग और वचन के आधार पर था, थे, थी लगाकर पूर्ण भूतकाल के रूप बनाए जाते हैं। जैसे राम ने खाया था। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप में भूतकाल में क्रिया के समाप्त न होने का बोध हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम खा रहा था। संदिग्ध भूतकाल भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राम ने खाया होगा, इसमें संदेह है। और आखिर में है हेतुमत भूतकाल, इसमें शर्त रहती है। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि भूतकाल में क्रिया होने वाली थी वह किसी कारण न हो सकी उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, राम खाता तो। सकर्मक भूतकाल में ने का विशेष नियम। क्रिया सकर्मक होने पर कर्ता में ने चिन्ह लगता है। तब क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदलती हैं। जैसे कर्ता ने मैंने केला खाया, पुल्लिंग एक वचन, मैंने केले खाए, पुल्लिंग बहुवचन। मैंने रोटी खाई, स्त्रीलिंग एक वचन, मैंने रोटियां खाई, स्त्रीलिंग बहुवचन। भविष्यकाल मैं हंसूंगा, राम पढ़ेगा, सीता नाचेगी। इन वाक्यों में आने वाले समय में क्रिया का होना सूचित होता है। क्रिया के इस रूप को भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के 2 भेद हैं, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल में आने वाले समय में निश्चित क्रिया होती है। उसमें प्रत्यय कौन सा लगता है? ऊंगा, एगा, एंगे। उदाहरण के तौर पर मैं पढ़ूंगा, राम पढ़ेगा, हम पढ़ेंगे। और संभाव्य भविष्य में भविष्य होने की संभावना है, उसमें प्रत्यय कौन से लगेंगे? ऊ, ए, ऐ। उदाहरण के तौर पे मैं पढ़ूं, तुम पढ़ो, वह पढ़े। संयुक्त क्रिया लड़का सो गया है, लड़की ने खा लिया है, रमेश पढ़ चुका है। इन वाक्यों में 2 क्रियाएं आई हैं। उनमें से एक मुख्य क्रिया है और दूसरी उसकी सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के मेल से संयुक्त क्रिया बनती है। चाहना, पाना, रहना, चुकना, सकना, लेना, लगना, उठना, पढ़ना, देना, जाना आदि सहायक क्रियाएं हैं। उदाहरण के तौर पे मुख्य क्रिया खा प्लस सहायक क्रिया लिया, यानी उसकी कौन सी संयुक्त क्रिया बनी? खा लिया। मुख्य क्रिया जब पढ़ रहती है तो और सहायक क्रिया चुका है तो संयुक्त क्रिया बन जाती है पढ़ चुका है। मुख्य क्रिया चौंक
और सहायक क्रिया उठा तो संयुक्त क्रिया बनती है चौंक उठा। प्रेरणार्थक क्रिया। राम सोता है, माँ खाती है। राम बच्चे को सुलाता है, माँ बच्चे को खिलाती है। पहले दो वाक्यों में सोना और खाने का काम क्रमशः राम और माँ करते हैं, किंतु तीसरे चौथे वाक्यों में बच्चे को सोने के लिए या खाने के लिए क्रमशः राम और माँ प्रेरणा देते हैं। इसलिए सोना और खाना मूल क्रियाएं हैं तथा सुलाना और खिलाना प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। जिस क्रिया में कर्ता स्वयं भाग लेता है उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। राम बच्चे को सुलाता है, माँ बच्चे को खिलाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। कर्ता स्वयं भाग न लेकर किसी अन्य से काम कराता है। उदाहरण के तौर पर राम बच्चे को नौकर से सुलवाता है, माँ बच्चे को नौकरानी से खिलवाती है। अब हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ उदाहरण देखेंगे। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आना प्रत्यय लगता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में वाना प्रत्यय लगता है। उदाहरण: मूल धातु कर, कराना, करवाना। मूल धातु सुन, सुनाना, सुनवाना। मूल धातु सो, सुलाना, सुलवाना। मूल धातु खा, खिलाना, खिलवाना। मूल धातु बैठ, बिठाना, बिठवाना। मूल धातु भाग, भगाना, भगवाना। इसी तरह हिंदी ग्रामर को सरलता से समझने के लिए प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।